हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट बुक के डेली मॉक टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 57। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कीजिए, सारे सेट्स को ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ हम होमवर्क भी देखेंगे, कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होमवर्क में थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजिंग कर दिया है, क्योंकि अब हम लोग का हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी मैंने आपको ख़त्म करा दिया, पॉलिटी भी हम लोग का सिर्फ रिवीजन ही चल रहा था। तो मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए ये दिया है कि फिजिक्स को स्टार्ट रखा है। ठीक है, फिजिक्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को कवर करना है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 203 को। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग मैंने ये किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। जैसे खेलों के प्रमुख शब्दावली मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब करंट की बात करें तो करंट अफेयर्स में जून 2020 से जो प्रमुख योजनाएं हैं, ठीक है, वहाँ से यानी कि जून 2020 से लेकर के अब तक की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं उनको आप एक बार देख लेंगे। तो ये रहने वाला है कल का आपका होमवर्क। और बाकी जो आपका रिवीजन चल रहा था, यानी कि जिस तरह से हिस्ट्री में जो जो टॉपिक्स थे, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक्स को पढ़ते रहिएगा और बीच बीच में हम आपको होमवर्क देते रहेंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही होमवर्क आपको कवर करना है कल के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा रजनामा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, रजनामा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? यानी कि सैयद जो भाई थे उनका समय खत्म किया गया था किसके समय में, और वो मुगल सम्राट कौन थे? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो फेमस थे वो उनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 4 की मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? मुगल चित्रकारी जो है वो किसके समय में, किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था? तो जहांगीर के समय में। ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित पदों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। बिल्कुल सही है। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो इन्होंने अकबर की जीवन कथा, अकबर यहाँ पे देखिए अनवर ए सुहेली, ठीक है, तो ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि अकबर की जीवन कथा जो लिखी गई थी अकबरनामा इन्होंने लिखा था, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अनवर ए सुहेली ये क्या था? तो मैं आपको बता दूं कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद था अनवर ए सुहेली। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, तो हमें सही बताना था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए सही आंसर है। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए देखिए, हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। और अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली के नाम से किया था। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? कमेंट्स करते चलिए, राइट आंसर जो भी हो आपको पता होगा, राइट आंसर कमेंट्स करते चलिएगा। सही आंसर यहाँ पे होगा रामानुज आचार्य। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो तिब्बत में सांगपो है ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल जो है वहाँ से किन नदी का उद्गम स्रोत होता है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और वो नदी कौन सा है? तो बेतवा। ठीक है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर के बहती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है?
तो विनाशक नदी के रूप में हम लोग कोसी नदी को जानते हैं, बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अपना मार्ग बदलती है, इस वजह से हमेशा इसमें बाढ़ आता रहता है और ये इस वजह से बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न बनता है कि सूचीबद्ध यानी कि जलप्रपात और नदी से सुमेलित करना है। तो बताइए कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया। जोग जलप्रपात की बात करें तो ये शरावती नदी पर, बिल्कुल सही। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर, यानी कि चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है। कोई ध्वनि मोटी या फिर कोई पतली होती है, इसका कारण क्या होता है, किस लक्षण के कारण। तो ये होता है पिच यानी कि तारत्व के कारण। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि का मोटा या फिर तीक्ष्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि को मोटा या फिर तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व भी बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि यानी कि जब दो एस्ट्रोनॉट होंगे चंद्रमा की सतह पर तो एक दूसरे से वो बातचीत नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका सिंपल सा कारण ये होता है कि ध्वनि को चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, यानी कि कोई भी माध्यम नहीं है, जिस वजह से ध्वनि का संचरण जो कि नहीं हो पाता है। ध्वनि प्रचारित होगा करने के लिए माध्यम नहीं होता है चंद्रमा पर, इस वजह से, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। उतार चढ़ाव को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट वन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग जो किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से याद रखना है। प्रकाश यानी कि प्रकाश में आप यहाँ पे प्र देख रहे हैं और अनुप्रस्थ में भी प्र देख रहे हैं, यानी कि राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है कि कोण आई जो होता है कोण आर के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी उसी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा, ये पॉइंट गलत है। अगर वो भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ता है तो जो मिरर होगा, मिरर में वो अपना प्रतिबिंब 2v चाल से यानी कि दुगने चाल से अपने ओर आता प्रतीत करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट सेकंड गलत है, फर्स्ट सही था लेकिन सेकंड गलत है। तो हमें सही बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने, सी करेक्ट होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि निर्वात में प्रकाश गमन करता है लेकिन निर्वात में ध्वनि कोई गमन नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर माध्यम में तापमान की अगर हम वृद्धि कर दें तो उसमें प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही रहती है। क्षार धातुएं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया, तो फर्स्ट का ए में रखा गया, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व को किस नाम से जाना जाता है, और हम उन्हें निष्क्रिय तत्व कहते हैं या फिर अक्रिय गैस कहते हैं, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उनको कहा जाता है केसर उत्पन्न होता है। बताइए फ्रेंड्स कि केसर किस तरह से उत्पन्न होता है। केसर जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कि वर्तिका और वर्तिकाग्र से,
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, वर्तिका और वर्तिका जैसे। लौंग है, लौंग जो होता है वो क्या है? तो लौंग हम कह सकते हैं कि सूखे फूल, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? कॉलीफ्लावर जो है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा पुष्पक्रम, ऑप्शन बी करेक्ट है, पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा बीज से, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कॉफ़ी जो है वो बीज से प्राप्त होती है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ये जो अधिकार दिया गया वो राष्ट्रपति को है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। योजना आयोग यानी कि जो अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह विचार किसका है? यह जो विचार है वो किसका है? अशोक चंद्र, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, अशोक चंद्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पूर्ववर्ती योजना आयोग यानी वर्तमान में नीति आयोग को निम्न में से किसने कहा था कि न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? बताइए किसने कहा था न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी आर्थिक मंत्रिमंडल है? तो ये बात भी कही गई थी अशोक चंद्रा के द्वारा ही, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है, और वो कौन है? तो वो है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? सबसे अधिक मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय के द्वारा गठित की गई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग मंत्रालय। लघु उद्योगों के विकास के लिए, उसके बारे में जांच करने के लिए आबिद हुसैन समिति बनाई गई थी, लघु उद्योग, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान, और ये बहुत बार पूछा भी गया, यक्षगान राइट आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वन की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो बस ध्यान से वीडियो को देखिए और रोज़ाना हमारे साथ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो सही आंसर होगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि किसके संलग्न कार्यालय है? आज के इस वीडियो में यानी कि सुबह के वीडियो में ही मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में हैट्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन लॉन टेनिस में हैट्रिक का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न की प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? आत्मकथा का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा गोल्डन गर्ल, ठीक है, गोल्डन गर्ल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट वन कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कि लूसेंट से क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब बात कर लेते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उषा मंगेशकर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की डीआरडीओ ने पिनाका मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया है। पिनाका मिसाइलें क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पिनाका मिसाइल जो है वो क्या है? मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो कहाँ पर अवस्थित है? किया गया हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया? भारत का पहला बैंक बन गया है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखेंगे लद्दाख में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की शोधकर्ताओं की एक टीम ने किस ग्रह पर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों सहित फॉस्फीन गैस के साक्ष्य पाए हैं? फॉस्फीन गैस के जो साक्ष्य पाए हैं किस ग्रह पर? तो सही आंसर यहाँ पे होगा शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। और फॉस्फीन जो गैस है वो काफ़ी जहरीली गैस मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश रोहिंग्या शरणार्थियों को कॉक्स बाजार के भीड़ भरे शिविरों से किस द्वीप पर नवनिर्मित सुविधा से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है? बांग्लादेश बताइए। और वो है भाषण 4 द्वीप, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार होने वाले राज्य ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेज़बानी किस राज्य को करनी है? यानी ड्रैगन फ्लाई 2020 की मेज़बानी किस राज्य ने की थी? और ये की थी केरल की सरकार ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ड्रैगन फ्लाई 2020। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को निम्नलिखित में से किस बीमारी से 2020 में मुक्त घोषित किया था? किस बीमारी से? तो पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और छोटा सा क्वेश्चन क्यूज का ये रहा कि भारत का महान्यवादी कब तक पद धारण करता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसी तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।